अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड कि मिलिकन ने जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम किया था वो किस मेथड के साथ किया था और कैसे उसने प्रूव किया इसको। बेटा हमारे पास है कि 1909 के अंदर 1909 R.A. मिलिकन devised a technique to measure charge on electron more accurately। 1909 के अंदर R.A. मिलिकन ने एक टेक्निक डिवाइस की, एक टेक्निक मुतारफ़ करवाई जिससे उसने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज जो था वो मोर एक्यूरेटली, ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ क्या किया, मालूम किया। उसने इसके लिए एक अपरेटस कंसिस्ट किया, एक अपरेटस बनाया कि वो हमारे पास किस तरह से अपरेटस था कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स रखी, एक माइक्रोस्कोप लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, फिर दोनों के प्लेट्स के दरमियान पावर सप्लाई, और एक हमारे पास क्या कंसिस्ट करता है, एटोमाइज़र के उस अपरेटस के ऊपर कि हमारे पास फील्ड जो है उसके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स को क्या किया जाए, फेंका जाए। तो इस कंसिस्ट जो था क्या कुछ रखता था इसका अपरेटस, इस कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर सी, टू पैरेलल प्लेट्स, माइक्रोस्कोप, सोर्स ऑफ लाइट, पावर सप्लाई एंड एटोमाइज़र फॉर स्प्रेइंग ऑल ड्रॉप्स के इसके अंदर ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे ये करें कि उसके ऊपर दो अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर दो पॉइंट जो प्लेट्स हैं वो प्लेस की गई हैं इनसाइड द कंटेनर टू सेव द ड्रॉप्स फ्रॉम डिस्टर्बेंस, कि यहाँ से एटोमाइज़र की नोजल से जो ड्रॉप्स ऑफ ऑयल्स नीचे गिर रहे हैं उनकी मूवमेंट को डिस्टर्बेंस से बचाया जाए, उसके लिए उसने क्या प्लेस की, दो पैरेलल प्लेट्स, जिसको नाम दिया उसने P और P डैश का नाम दिया, जिसका नाम दिया उसको P और P डैश का। अब यहाँ पे हमारे पास P प्लेट जो है वो क्या रखती है, एक स्मॉल होल रखती है, क्या रखती है, स्मॉल होल। अब जैसे ही उसने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब उसने पावर सप्लाई ऑन करता है, तो हमारे पास इन दो प्लेट्स के ऊपर क्या जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के साथ साथ उन प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। देन जब उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, जब उसने वो फील्ड अप्लाई की, तो हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E = V/D। D क्या चीज़ है, दो प्लेट्स के दरमियान, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको किसका नाम दिया है, D का। अब जैसे ही हमारे पास वो क्या करता है, एटोमाइज़र का इस्तेमाल करता है, एटोमाइज़र के लिए इस्तेमाल किया, तो वहाँ से जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं इसके अंदर से, वो हमारे पास ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। कब कैसे चार्ज होते हैं, जब ड्रॉप्स इस कंटेनर, इस एटोमाइज़र की वाल के साथ और जो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। सो हमारे पास एक स्मॉल होल है P प्लेट के ऊपर कि हमारे पास इन ड्रॉप्स का साइज इतना छोटा होता है चार्ज ड्रॉपलेट्स का कि उसमें से क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। जब पास आउट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, द चार्ज वेरी स्मॉल, इसमें से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास वो ड्रॉपलेट्स जो ऑब्जर्व होते हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को हम एक माइक्रोस्कोप, सोर्स ऑफ लाइट और लेंस की मदद से फोकस करके, लेंस और माइक्रोस्कोप की फोकस करके इसकी हम मोशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस ऑब्जर्वेशन के साथ आता है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारे पास ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ वो क्या आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे पास जब ड्रॉपलेट्स इस प्लेट्स के अंदर से पास होता है तो यहाँ पे पहले से मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, फोर्स क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, इक्वलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट जो इसके अंदर क्या रह जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी
Fg एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल देन ड्रॉप्स आर सस्पेंडेड, कि हमारे पास ड्रॉप जो है वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने की कोशिश करते हैं। चार्ज ऑन ड्रॉपलेट जो है वो हम यहां पे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास चार्ज ऑन जो ड्रॉपलेट है वो कैसे होगा। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, देन हमारे पास क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ जी, और एफ ई हमारे पास बराबर होती है किस चीज़ के, क्यू ई के, और हमारे पास एफ जी जो है वो हमारे पास होती है किस चीज़ के, एम जी के। हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस चीज़ के है, एम जी के बराबर। एज वी नो दैट ई की वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट चेक कर चुके हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू दर्ज कर दें तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू ई की वैल्यू हमारे पास है V/D इज इक्वल टू हमारे पास है mg। अगर यहाँ से Q निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg/d हमारे पास क्या आ गया V, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस इक्वेशंस की मदद से हम चार्ज ऑफ एंड ड्रॉपलेट जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने देखना है कि चार्ज मालूम करने के लिए पोटेंशियल भी हमने अप्लाई किया हुआ, वो हमें गिवन है, जी कांस्टेंट होता है, डी भी सेपरेशन होगी उसके जब कांस्टेंट रखी होगी, लेकिन मास ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मास ड्रॉपलेट जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास मास ऑफ ड्रॉपलेट, कि हम मास ड्रॉपलेट का जो मास है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से आएंगे। अब जैसे ही हमारे पास इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म किया जाता है तो हमारे पास ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ओनली उसके अंदर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। जब ग्रेविटी है तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉपलेट्स नीचे को आ रहे हैं वो टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टर्मिनल स्पीड अटेन, और वो वाली टर्मिनल स्पीड जो है उसकी वो हमारे पास हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक ड्रॉपलेट्स के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देन फ्रीली फॉलिंग अंडर द कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड जो है, फिर वो जब हमारे पास स्पीड जो है वो उस ड्रॉपलेट के बराबर आ जाती है, किसके, वेट के। यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, कि हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ की मदद से देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म किया जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है फॉल आउट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वहां पे वो टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड जो है वो अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे उसके ऊपर जो स्पीड के साथ आता है ड्रॉपलेट जो है उसका वजन जो है उसकी ड्रैग फोर्स के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बॉडी का वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स हो जाते हैं। अब वेट हमारे पास हमें पता है वो हमारे पास बराबर होता है एम जी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स हमने पढ़ा था 6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहाँ पे ईटा क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास क्या चीज़ है, आर इज इक्वल टू है हमारे पास रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, वी वेलोसिटी है हमारे पास, पाई कांस्टेंट है, और ईटा हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर एयर, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है फॉर एयर्स के लिए। अब यहां से देखें कि अगर हमने यहां पे उसका क्या फाइंड आउट करना हो, मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ रो इज द डेंसिटी, इफ अगर हम देखें
कि रॉ इज़ द डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है, तो हम यहाँ से m की कीमत निकाल सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के, mv के। और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन है, नंबर 4 है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम को देखना चाहें कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम देखें, ड्रॉपलेट है, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, स्फीयर है, तो वो वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब है। देन इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या बनेगी, m इज इक्वल टू रॉ इंटू हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाता है। इस रिलेशन से हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 2, किसके अंदर पुट करेंगे, 2 के अंदर पुट करेंगे। या हम यहाँ पे देख लें कि हमारे पास इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, कि यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे इस जगह के ऊपर, तो क्या बनेगा हमारे पास 4/3 m कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास बाई वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, m की जगह पे आ जाएगा 4/3 रो पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू है हमारे पास किस चीज के, 6 पाई ईटा आर वी टी। अब अगर यहाँ पे गौर करें थोड़ा सा, तो हमारे पास पाई के साथ पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हमने रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट निकालना है, आर निकालना है, तो क्या आएगा हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, बाकी यहां पे बचा हुआ है हमारे पास 4/3 डेंसिटी आर क्यूब जी इज इक्वल टू 6 ईटा आर वी टी। अगर मैं यहां पे बोथ साइड पे 4/3 रो जी को डिवाइड कर दूं, बोथ साइड के ऊपर 4/3 रो जी को डिवाइड कर दिया, इधर से हमारे पास जी के साथ जी कैंसर, डेंसिटी के साथ डेंसिटी, 4/3 के साथ 4/3 कैंसर। बाकी क्या बच गया हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू 6 ईटा आर वी टी ओवर हमारे पास नीचे वाली टर्म्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 रो जी। ये हम इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और आर भी था, आर दोनों साइड पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इधर से एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 18/4 इंटू ईटा आर ईटा वी टी ओवर हमारे पास है रो जी। अगर यहाँ पे इसको कटिंग करने की कोशिश करें, कट करें, तो हमारे पास क्या आएगा 2 2 4 और 2 9 18, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी ओवर हमारे पास है रो जी। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, बाय टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा हमारे पास, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9/2 ईटा वी टी ओवर हमारे पास है रो जी का स्क्वायर रूट। इधर से स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर हमारे पास है 2 रो जी का
स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी कौन से वाली इक्वेशन नंबर, मैं इसको नाम दे देता हूं 4 का। अब क्या है, यहां से अगर हम r की कीमत पुट करते हैं, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट ये वाली कीमत अगर हम पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं किस चीज का, b का। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ ड्रॉपलेट। अगर हम मास ऑफ ड्रॉपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लिया, तो ये मास की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करने से, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने से हम चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट मालूम कर। फिर मिलिकन ने बहुत से ड्रॉप्स के ऊपर क्या किया, चार्ज मालूम किया, जो कि उसके पास आया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सेम वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि किसके बराबर आता था, मैनी ड्रॉप्स के ऊपर उसने मेजर किया कि उसने सी जो था चार्ज, जो हमारे पास चार्ज था उसके ऊपर, वो आया हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -19 कोलम। मतलब कि हमारे पास जो R.A. मिलिकन था उसने बहुत से ड्रॉपलेट्स को चार्ज मेजर किया। जब चार्ज मेजर करने के बाद उसने देखा कि हर एक ड्रॉपलेट्स के ऊपर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सेम वैल्यू ऑफ चार्ज आ रही है, तो उसने ये सोचा कि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो कि किसके लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पे देखा कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक कॉलम चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है। हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल बराबर है Q = NE, और यहाँ से हम फाइंड आउट करना है N, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q/E। अगर 1 कॉलम चार्ज है और 1 हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर -19 है कॉलम चार्ज है, तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास है कि एक कॉलम चार्ज जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन ड्रॉप मेथड जो था वो कैसे उसने मालूम किया, किस तरह से उसने ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज देखा, चार्ज ड्रॉप्स की मदद से उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कैलकुलेट किया। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बराबर आता है। ओके बेटा।